कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बात शत्रु संपत्ति में नई विपत्ति आ पड़ी है। तो वो तारीख 1 जून 1949 थी, जब भोपाल स्टेट से करीब 225 साल पुराने नवाबी शासनकाल का अंत हो रहा था। वो दिन तत्कालीन भोपाल स्टेट का देश में विलीनीकरण का दिन था, लेकिन उसी दिन से भोपाल नवाब के उत्तराधिकारी को लेकर जो अस्पष्ट हालात बने वो आज भी जारी है। 1947 के मर्जर एग्रीमेंट के तहत नवाब हमीदुल्लाह के उत्तराधिकारी उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे में वो पाकिस्तान चली गई। ऐसे में 1961 में भोपाल नवाब के निधन के बाद केंद्र सरकार ने उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1968 में केंद्र ने एक और कानून बनाया, जिसमें यह तय किया गया कि विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का हक होगा, और अगर संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी है तो उसका निर्णय मर्जर एग्रीमेंट 1947 के अनुसार करने का प्रावधान रखा गया। ये कानून बनते ही 1961 में भोपाल नवाब की उत्तराधिकारी बनी साजिदा सुल्तान, फिर उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी और बाद में सैफ अली का कानूनी हक संपत्ति से खत्म हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि आज की तारीख में सियासत काल की संपत्ति पर किसी का हक नहीं है, तो फिर इसके दायरे में आने वाले 5 लाख लोगों का क्या होगा? क्या जमीन का मालिकाना हक उनसे छीन लिया जाएगा? क्या जमीन पर बनी इमारतें खाली करा ली जाएंगी? क्या लोगों की उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा? ऐसे न जाने कितने सवाल अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अभिनेता सैफ अली खान को हाल ही में जानलेवा हमला झेलना पड़ा, जिसके बाद वो अस्पताल से वापस घर आए हैं। हालांकि उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। सैफ अली खान के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती है। आपको बता दें कि ये संपत्ति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 2015 में इन संपत्तियों पर लगाए गए रोक को हटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इन संपत्तियों के अधिग्रहण का रास्ता खुल गया है। भोपाल में पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां स्थित हैं। संपत्तियों की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। संपत्ति अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी है। सरकार जिन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकती है वो है फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर सभा पैलेस, दारुसलाम हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोई फिजा प्रॉपर्टी। दरअसल शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे। नवाब हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई। वहीं दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना भारत में ही रुकी। नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की, कानूनी उत्तराधिकारी बनी। साजिदा सुल्ताना के पोते सैफ अली खान हैं। विरासत में संपत्तियों का एक हिस्सा मिला। आबिदा सुल्ताना का पाकिस्तान जाना इन संपत्तियों पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बिंदु बन गया है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो शत्रु संपत्ति नई विपत्ति, इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद है हमारे साथ शहनवाज खान साहब हैं, मर्जर मामलों के जानकार हैं। मेहताब आलम जी हैं, शत्रु संपत्ति के जानकार हैं। जगदीश छवानी जी हैं, एडवोकेट हैं, पीड़ित पक्ष के वकील हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। छवानी साहब, आपसे पीड़ित पक्ष से हैं, ये जो सब हुआ है, क्या जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने किसी दूसरे से खरीदा है, फिर उससे किसी और ने खरीद लिया है, और ये 1961 और 1949 का मर्जर एग्रीमेंट, फिर 61 में उसको मॉडिफाइड किया गया, और 68 में एक नया फिर कानून बना जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया। 68 में वो कानून यही बना कि 1949 का मर्जर एग्रीमेंट जो था उसको माना जाएगा। अब क्या होगा इन लोगों को जो प्रभावित हो रहे हैं? मेरा मानना यह है कि
जिन लोगों की, जो मेरे प्रभावित पक्षकार हैं, जी। और उनकी संपत्तियों का मालिकाना हमके पास है हक, जी जी और उनकी संपत्तियां लिंक के रूप में नवाब के निजी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। और चूंकि शत्रु संपत्ति कार्यालय के आदेश 24 फरवरी 2015 के मुताबिक वो शत्रु संपत्तियां घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि आबिदा सुल्तान को उन्होंने माना है, मैं यहाँ पे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पक्षकारों को वहां से बेदखल तो नहीं किया जा सकेगा। क्यों? आज से नहीं, दशकों से वो लोग वहां रह रहे हैं। अगर सरकार ये मानती है कि शत्रु संपत्ति है, वो भी केंद्र सरकार, न कि राज्य सरकार, तो मालिकाना हक के दस्तावेज तो हमारे पास भी है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे पक्षकार हैं जिनके पक्ष में कोर्ट के फैसले भी हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार के पास एक खुद अपने आप में असमंजस की स्थिति है। एक तरफ 2015 में वो आबिदा सुल्तान को भोपाल नवाब का उत्तराधिकारी कहते हैं, और दूसरी तरफ वो 1962 में 10 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है अनुच्छेद 366 के तहत संविधान के, जिसमें उन्होंने साजिदा सुल्तान को भोपाल नवाब का उत्तराधिकारी मान्य किया है। तो खुद ही अब जब उस आदेश को, उस नोटिफिकेशन को ही अभी तक ना तो विड्रॉ किया गया है, न ही उसे ओवररूल किया गया है, ऐसी स्थिति। अच्छा, यही नहीं, उस 1962 के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला अदालत में भी फैसलों के द्वारा कंफर्म करके उन्हें मान्य किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम तो शत्रु संपत्ति नहीं मानते, सरकार ने हम पर, हाई कोर्ट ने उस पे स्टे था, उसको खत्म कर दिया। स्टे जरूर खत्म किया है, लेकिन उस स्टे से हम पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल तो हाई कोर्ट ने नवाब परिवार को यह अवसर दिया है कि वो अपनी अपील अपीलांट अधिकारी के पास फाइल करें। अब हम तो नवाब परिवार नहीं है, लेकिन हम पीड़ित पक्ष हैं, आवश्यकता हुई तो हम यकीनन इसमें अपना उचित कदम उठाएंगे। हमारे पक्षकार इस संबंध में बिल्कुल पूरी हमें खुली छूट दी है। हम उनको असिस्ट करके उनका पक्ष सरकार के सामने, खास तौर से भारत सरकार के सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं। शहनवाज खान साहब हैं, मर्जर मामलों के जानकार हैं। शहनवाज साहब, आपका क्या कहना है? शहनवाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। देखिए, अभी आपने जिक्र किया 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बना, और उसमें यह लिखा हुआ है कि जो लोग आजादी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना जाएगा। इनको एडवोकेट, उनको वो। जी, तो अब सवाल ये होता है कि हमीदुल्लाह खां की कितनी औलाद है? 3, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। और आबिदा सुल्तान जो है वो पाकिस्तान चली गई। अब आबिदा सुल्तान की जो संपत्ति है वही जो है शत्रु संपत्ति मानी जाएगी। पटौदी की साजिदा सुल्तान की संपत्ति कैसे मान ली जाएगी? वो तो पाकिस्तान नहीं गई, वो तो इंडिया में ही है, और राबिया सुल्तान भी इंडिया में। तो इनकी संपत्तियों को किस तरीके से माना जा सकता है? नहीं, दूसरी बात ये कि आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, 1962 में जो ये आया था, भारत सरकार ने जो कानून बनाया था, जो अधिकार दिया था, उसमें साजिदा सुल्तान को दिया था। फिर अभी जो 2015 में आया वो 1949 के हिसाब से आया। जो वो जो क्लिनिपर्स वाला मामला था जी, और जो पूरे के पूरे जो है वो थे एग्रीमेंट जो थे, उससे पहले जो है ये मदर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो है ये नवाब जो है माने जाते रहेंगे। ये एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास मौजूद रहेगी, एग्रीमेंट, मदर एग्रीमेंट की कॉपी मौजूद रहेगी और सब कुछ मौजूद है मेरे पास। तो नवाब हमीदुल्लाह खां के बाद जो है अब फिर साजिदा सुल्तान को जो है नवाब घोषित किया गया। ये आजादी के बाद घोषित किया गया, तो वो तो पाकिस्तान नहीं गई। और अभी उस सबसे अलग हटके एक बात ये है कि अभी तो ये डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि भोपाल की संपत्तियों में से उनके परिवार में के बंटवारे में कौन सी संपत्ति किसकी होगी। ये अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है जी। उसकी कोर्ट से फैसला होकर जो हाईकोर्ट में जा चुका है। जी। मेरे पास उसका दस्तावेज भी मौजूद है।
जी। ये हाई कोर्ट के ये जो यहाँ पे भोपाल की कोर्ट में जो जवाब दावा पेश किया गया था उसके का जो है वो ये मेरे पास ही मौजूद है दस्तावेज मौजूद। तो इसका मतलब ये है कि अभी संपत्ति के बंटवारे नहीं हुए हैं और अभी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो ये किस तरीके से कहा जा सकता है कि कौन सी संपत्ति शत्रु संपत्ति है और कौन सी संपत्ति जो है वो शत्रु संपत्ति नहीं है। तो अभी जो है अभी जब तक जो है अभी सरकार ने वो संपत्तियों को घोषित किया नहीं किया, ये अभी कुछ सामने नहीं आया है कि सरकार। लेकिन जो सामने आ रहा है वो लिख के आ रहा है कि संपत्ति शत्रु संपत्ति है, पहले से घोषित है। अब ये जो है ये तो उनको बताना चाहिए ना कि कौन कौन सी संपत्ति है। ये नहीं चिन्हित है पहले से, वो तो स्टे लगा था, वो स्टे खत्म हो गया। अभी वो संपत्तियां अभी जो है डिवाइडेड नहीं है परिवार में अभी जो है देखिए सन 74 में मेमुना सुल्तान ने और कमर ताज राबिया सुल्तान ने साजिदा सुल्तान, आफ्ताब जहां, गोहर जहां, सुरैया रशीद, महाबानो, नीलोफर, नादिर रशीद, यावर रशीद, इन लोगों के खिलाफ जो है केस फाइल किया हुआ है। ये संपत्ति को डिवाइड करने का जो है संपत्ति के बंटवारे का केस चल रहा है। इस संपत्ति का इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ, ये हाईकोर्ट में पेंडिंग है जी। तो जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं हो जाए तो आप किस तरीके से किसकी संपत्ति को आप शत्रु संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये अभी जो है मामला जो है अदालतों के सामने है। तो अदालतों के सामने जब मामला डिसाइड हो जाएगा उसके बाद शत्रु संपत्ति घोषित होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी जी, हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, हम शिवानी साहब उनके पास फिर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ मेहताब आलम जो इस पूरे मामले के जानकार भी हैं। मेहताब साहब, ये बड़ा उलझन वाला, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि जिस दिन से भोपाल रियासत का विलीनीकरण हुआ, फिर मर्जर एग्रीमेंट हुआ, फिर 62 से उलझन चालू हुई, आखिर कौन किसका वो 1968 में एक फिर से आया था इसी तरह का कि 1949 के मर्जर एग्रीमेंट को माना जाए। 1949 में जो एग्रीमेंट था उसमें बाकायदे नवाब हमीदुल्ला जी के सिग्नेचर थे। फिर मेनन साहब थे 1962 में जो केंद्र सरकार में सचिव थे, उनके आदेश से कि साजिदा सुल्तान। ये बहुत उलझन वाला है। भोपाल के बासिंदा क्या अब अपनी जमीन जो अभी रह रहे हैं, जिनके पुरखों ने खरीदी थी, वो अब न बेच सकते हैं न उस पर लोन ले सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं यहाँ। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें जो समझने की टेक्निकल वे है जी कि आज़ादी 1947 में, जी। लेकिन 14 अगस्त को 1947 को ही भोपाल स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कर दिए थे। भोपाल के साथ भारत के और भी जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, सबको समय दिया गया था। भोपाल को भी 2 साल का समय मिला। 49 में 1 जून को ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। 1950 में आबिदा सुल्तान वहाँ पर गई हैं, लेकिन ख़ास बात जो टेक्निकल समझने की है कि जब राज प्रमुख, क्योंकि जब भारत में संविधान लागू नहीं किया गया था, जो रजवाड़े जहाँ पर थे उनको राज प्रमुख का दर्जा दिया गया था। जब 50 में वो चली गई हैं और उसका मुखिया यहाँ पर जिंदा है, उसने अपनी दूसरी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और 1962 का अगर आप देख रहे हैं आधे, दूसरी बेटी बने साजिदा सुल्तान नहीं, आबिदा सुल्तान पाकिस्तान गई तो, और साजिदा सुल्तान को जो एग्रीमेंट है, मर्जर एग्रीमेंट, उसमें आबिदा सुल्तान को हमीदुल्ला जी ने अंकित किया था, जो वो उनका वो होता है दर्जा। जी उस वक्त किया था। लेकिन 1950 में उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और 62 का आदेश अगर आप देखेंगे उसमें उस चीज से स्पष्ट करते हैं। इसमें देखिए 3 चीज को आपको अलग अलग समझना है। पहली बात है कि पूरा भोपाल नवाब की प्रॉपर्टी नहीं। नवाब के 3 भाई थे, एक भाई को जो है ईदगाह हिल, जो एक भाई को जो है शिमला हिल, और जो छोटे नवाब जो हमीदुल्ला खान थे उनको कोई फैदा कम मिला था। तो अगर आप जो है गिफ्ट डीड सुल्तान जहां की देखेंगे तो उसमें तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, इसके साथ अगर जो आप 1968 की बात कर रहे हैं तो 1968 के साथ साथ आपको 2016 को भी पढ़ना होगा, क्योंकि शत्रु प्रॉपर्टी के मामले में 2016 में एक अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट को भी पढ़ना होगा, क्योंकि 1968 का जो मामला था उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के अवध में
महमूदाबाद जो स्टेट थी उस पर जब शत्रु प्रॉपर्टी का मुकदमा चलाया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की उसमें शिकस्त हुई थी और नवाब महमूदाबाद को उसमें कामयाबी मिली थी। उसके बाद क्योंकि 1965 की जो भारत पाक की जो जंग हुई है, उस जंग के बाद 1968 में कानून बनाया गया शत्रु प्रॉपर्टी का, उससे पहले नहीं है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और फिर 1968 में जब एक कानून बना तो इसमें कहा गया कि आजादी के बाद और फिर 65 से लेकर 71 के बीच जो लोग भारत से गए हैं उनकी प्रॉपर्टी उसमें शामिल की जाएगी। तो यहाँ पे जो टेक्निकल चीज समझने की है कि 1950 में जब आबिदा सुल्तान भारत से जा चुकी हैं और जो राज प्रमुख है जिसको खुद भारत सरकार ने माना था नवाब अब्दुल्ला खान को, उसने अपनी दूसरी बेटी को जब उसका अधिकारी बना दिया है और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज को मानती है, तो उस प्रॉपर्टी को आप एनिमी प्रॉपर्टी कैसे मानेंगे? जी 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 शवानी साहब। देखिए, मैंने अपने सीनियर शहनवाज साहब को भी सुना, आलम साहब को भी सुना। इनके पास कुछ तथ्यों की जानकारी तो दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारी जानकारी के बारे में मैं समझता हूँ वो भ्रमित है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ, जिस 68 के एक्ट की बात की जा रही है वो एक्ट बेसिकली एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम था। दरअसल ये शत्रु संपत्ति अधिनियम का वजूद कैसे आया, इसके पीछे की एक कहानी का जो सामने हमारे पास सिरा मिला है वो ये है कि भारत के दो दुश्मन देश हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। इनके साथ युद्ध भी हुआ है और ऐसी स्थिति में जब हमारे भारत के कुछ नागरिकों की आस्थाएं हमारे शत्रु देश के साथ जुड़ी और वे उन शत्रु देशों के साथ जाके मिल गए, वहां रहने लगे, तो उस समय जब तक शत्रु संपत्ति अधिनियम नहीं था, आर्मी एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टियों को सरकार अपने संरक्षण में ले लेती थी। उसके लिए अलग से एक विशेष कानून बाद में 68 में बना एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें बाद में फिर संशोधन भी हुआ, 2010 में हुआ, 2016 में हुआ, उसके बाद अभी हुआ। तो ये 68 के कानून की वस्तु स्थिति ये है। अब आ जाएं मर्जर एग्रीमेंट के बारे में बात करें। जिस मर्जर एग्रीमेंट की बात हमारे सीनियर कर रहे हैं या मेहताब आलम साहब ने बात कही है, उसके बारे में भी कुछ तथ्यों को थोड़ा सा अभी भ्रम के रूप में पेश किया गया। वास्तविकता उसकी ये है कि 30 अप्रैल 1949 को वो एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 7 के अंदर ये स्पष्ट है कि मर्जर एग्रीमेंट जब भारत संघ के अंदर विलय हो जाएगा भोपाल रियासत का, उसके बाद भोपाल नवाब का नवाबियत का जो टाइटल है वो कंटिन्यू रहेगा। वो अपने टाइटल को प्रिवेल करने के साथ साथ उनको प्रोटोकॉल और स्पेशल राइट्स और ये सब कंटिन्यू रहेंगे। उस आर्टिकल 7 में ये लिखा गया कि मेरे बाद भी ये टाइटल कंटिन्यू रहेगा मेरे उत्तराधिकारी के बारे में जी। और वो उत्तराधिकारी का चयन कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 बनाया था और उन्होंने ये लिखवाया था उसमें स्पेशली कि उस गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक उनके उत्तराधिकारी का चयन होगा जिसे भारत सरकार रिकॉग्नाइज करेगी। अब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब मर्जर एग्रीमेंट होने के लगभग 11 साल तक जीवित रहे, यानी फरवरी 1960 में उनका इंतकाल हुआ। अब ऐसी स्थिति में चूंकि उनके जीवन काल में ही उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान वो पाकिस्तान चली गई थी और वहीं की वो नागरिक हो गई थी और वहीं रही, उनको बुलाने की भी कोशिश की, नहीं आई। अब सरकार के सामने ये प्रश्न आया था कि हम किसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि बड़ी बेटी तो पाकिस्तान की नागरिक हो गई है। तब ऐसी स्थिति में काफी कुछ करने के एक्सरसाइज करने के बाद भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को यह नोटिफिकेशन जारी किया संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत कि हम साजिदा सुल्तान को भोपाल नवाब का सक्सेसर रिकॉग्नाइज करते हैं या उनको मान्य करते हैं। वो दूसरी बेटी थी जी, दूसरे नंबर की तीसरी बेटी राबिया सुल्तान थी, वो छोटी थी। क्योंकि उस गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम की थोड़ी सी भूमिका समझा दूं कि उत्तराधिकार कैसे चयन होता था। जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उस एक्ट को जी, उसके मुताबिक नवाब की कोई जो भी बड़ी संतान होगी वो उनकी उत्तराधिकारी होगी। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक्ट में था लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि सपोज नवाब की अगर 2 बेटी 1 बेटा है तो बेटा उनका उत्तराधिकारी होगा, न कि बेटी, भले चाहे वो बड़ी क्यों संतान हो। और अगर 2 बेटे हैं तो उसमें से जो बड़ा बेटा होगा वो उनका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अगर कोई बेटा नहीं है और सिर्फ बेटियां हैं तो बड़ी बेटी उनकी उत्तराधिकारी होगी। तो ये उसमें लगभग उसका लब्बो लुबा उद्देश्य ये था उत्तराधिकार अधिनियम का। अब ये तो हो गई स्थिति है जब साजिदा सुल्तान भोपाल के नवाब बनी या रिकॉग्नाइज हुई 1962 में।
अब वो जब चलती रही तो उनका इंतकाल हुआ 1995 में। 1995 में इंतकाल होने के बाद उनके बेटे पटौदी मंसूर अली खां पटौदी को रिकॉग्नाइज किया गया भोपाल का नवाब के रूप में, जबकि उनकी 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन भी थी। अब नवाब पटौदी की डेथ के बाद उनकी संतान में से 2 बेटी और एक बेटे में से उनके बेटे सैफ अली खान साहब को भोपाल का नवाब रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, इनके नवाब मंसूर अली खान साहब का इंतकाल हुआ सन 2011-12 में। हाँ। अब 2011-12 में ही शत्रु संपत्ति विभाग, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उन्होंने कोई एक्सरसाइज शुरू की। उन्होंने ही अपनी तरफ से उस गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम का इंटरप्रिटेशन करते हुए कि चूंकि गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक नवाब भोपाल की उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान होती है, वो पाकिस्तान चली गई थी और पाकिस्तान जाने के कारण वहां की नागरिक हो गई, और इसलिए नवाब की जो संपत्ति है उत्तराधिकार के रूप में उनको प्राप्त होती है। हम उन्हें मान्य करते हैं कि भोपाल की नवाब वो हुई, इसलिए हम उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करते हैं, जबकि यह इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि यहां मैं बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नवाब साहब 1960 तक जीवित रहे और वो उसके पहले ही वहां की नागरिक बन चुकी थी। नवाब साहब के जीते जी ही वहां की नागरिक हो चुकी थी। दूसरी बात, जो साजिदा सुल्तान का नवाब होने का टाइटल है, उसको जिला अदालत ने फरवरी 2000 के अपने फैसले में भी कंफर्म किया, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमारे सीनियर शहनवाज साहब ने रेफरेंस दिया कि हाईकोर्ट में वो अपील पेंडिंग है बंटवारे के संबंध में। वो इशू वहां पेंडिंग है, जिसका अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि अंतिम स्तर पर है। लेकिन चूंकि शत्रु संपत्ति कार्यालय के जारी सर्टिफिकेट को सैफ अली खान साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था 2015 में, और 2015 में चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट ने उसके क्रियाशील होने पर, उसको प्रभावशाली करने पर स्टे लगा दिया था। वो खत्म हो गया, स्टे लगा दिया था, तो यानी उसका प्रभाव स्थगित हो गया। लेकिन जब तक प्रभाव स्थगित नहीं हुआ था, तब उन भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर ने बकायदा सर्वे दल बना दिए थे, निर्देशित कर दिया था और संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने जिला पंजीयक कार्यालय को आदेशित कर दिया था कि साहब प्रॉपर्टी का कोई लेन देन नहीं होगा, कोई रजिस्ट्री न की जाए, क्योंकि अभी शत्रु संपत्ति हो चुकी है। इवन मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव राज्य को भी शत्रु संपत्ति कार्यालय से लेटर जारी हुआ था कि ये इनको निर्देशित करें कि ये शत्रु संपत्ति मान्य करते हुए भोपाल कलेक्टर जो कस्टोडियन अधिकारी हैं उसका संरक्षण करें। इसके अलावा यही नहीं, लोगों को इस बात के लिए इस संबंध में ये कार्रवाई भी शुरू हो गई थी कि लोग जो वहां पे काबिज हैं उनको हम निकालेंगे नहीं, उन संपत्तियों को वापस उन्हीं को बेची जाएगी या दी जाएगी। एक बार उन्होंने खरीद लिया, फिर हाँ, ये परिस्थिति, उनकी कार्रवाई शुरू हो गई थी लगभग उस समय। अच्छा, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि आप शत्रु संपत्ति जिनको मान्य कर रहे हैं, उसमें शत्रु संपत्ति सिर्फ लोगों की नहीं, राज्य सरकार की भी संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई। क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि नवाब की प्रॉपर्टी में से राज्य सरकार ने भी बहुत सारी संपत्तियां भू अर्जन करते हुए उसका मुआवजा नवाब को दिया था। भोपाल शहर के अंदर आज जहांगीराबाद में, जहां ऐशबाग स्टेडियम के नाम से आप जानते हैं, जहां इंटरनेशनल लेवल का हॉकी टूर्नामेंट होता है, वो संपत्ति नवाब की संपत्ति थी, जिसको अधिग्रहण करके उसका मुआवजा उनको दिया गया था। तो अगर शत्रु संपत्ति विभाग के कार्यालय के द्वारा उस दस्तावेज को माना जाए तो वो ऐशबाग का स्टेडियम भी उनसे संपत्ति में आ जाता है। उनसे रिकवरी होगी। अब रिकवरी कैसे होगी? ऐसे तो प्रीव्यू पर्स भी बांटे गए थे बहुत सारे, तो इस तरह इतना आसान तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि परिस्थितियां अलग थी। नहीं, देख, एक यहाँ सवाल है कि शहनवाज साहब ने कहा कि शत्रु संपत्ति अभी चिन्हित ही नहीं हुई, क्या ये सही है? चिन्हित करने का आदेश हुआ, ये बात सच है कि चिन्हित नहीं हो पाई, आदेश हुआ क्योंकि स्थगित हो गया था ना, हाईकोर्ट से स्टे आ गया था। हाईकोर्ट का स्टे लगने के बाद वो काम जो है रुक गया था। चलिए, शहनवाज साहब के बाद, शहनवाज साहब बहुत उलझा हुआ मामला है। मतलब भोपाल के जो बासिंदे हैं, जो रोज अखबारों में और हम लोग सब प्रचारित कर रहे हैं कि अब वो न संपत्ति बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न ही रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई संपत्ति आपके पास है, तो ये जो इस तरह से खबरें आई हैं, तो ये तो आम जनता तक पहुंच गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो संपत्तियां चिन्हित करके हाई कोर्ट के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से है, तो कोई खरीदने और बेचने जाएगा। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये तो सरकार ही स्पष्ट करेगी। ये भ्रामक स्थिति सरकार ने ही निरूपित की है जी, तो सरकार ने करे ना इसको कि कौन सी शत्रु संपत्ति है, कौन सी नहीं है। और मैं कहता हूं तो भोपाल में शत्रु संपत्ति तो जब डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद ही शत्रु संपत्ति कौन सी है, जो पाकिस्तान चली गई थी,
उनकी कौन सी संपत्ति होगी, उनकी बाकी लोगों की कौन सी संपत्ति होगी, तो डिसाइड ओरिजिनल नवाब कौन है, किसको पदवी मिली है, उसकी संपत्ति होगी। साजिदा सुल्तान को जो है सरकार ने जी, किसी और नवाब हमीदुल्लाह खान ने नहीं, सरकार ने इस बात को तस्लीम किया था कि जो है साजिदा सुल्तान जो है भोपाल की नवाब रहेंगी जी, टाइटल उनके पास रहेगा। और दूसरी एक बात और भी है, ये जो है मामला तो और भी बहुत सारे मामला कानूनी मामला आते हैं कि मुस्लिम कानून के तहत कौन सी संपत्ति किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, लेकिन ये सरकारी नवाबी थी, तो नवाब की संपत्ति में से नवाब के वारिसों को जो है संपत्ति बटेगी। दूसरी बात देखिएगा, जब तक जो है ये डिसाइड ना हो जाए हाई कोर्ट से कि कौन सी संपत्ति किसकी है, तब तक किसी भी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाना मेरी नजर में गलत है। मेरे पास जो है मर्जर एग्रीमेंट भी है, मेरे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज भी मैंने अपनी किताब में छापा है, ये सब किताब मौजूद है, सारे बहुत से डॉक्यूमेंट छापे मैंने। भोपाल की हिस्ट्री के ऊपर सबसे प्रामाणिक किताब मैंने छापी है, सब में सब कुछ है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब तक शत्रु संपत्ति घोषित ना हो जाए, कौन सी संपत्ति किसकी है ये घोषित ना हो जाए सरकारी तौर पर अदालत से, तब तक जो है किसी भी संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाना मेरी नजर में गलत है। लेकिन सनवाज साहब, आपने कहा कि 1962 में साजिदा सुल्तान जी को नवाब माना गया, सरकार का आदेश है, लेकिन जो 2015 में एक और आदेश आया उसमें यह माना गया कि 1949 में आबिदा सुल्तान मर्जर के समय आबिदा सुल्तान को नवाब माना जाएगा, बड़ी बेटी को माना जाएगा। तो अब जो बाद का आदेश है, कानून है, वो ज्यादा प्रभावी होगा पुराने कानून 1962 के मुकाबले 1915। डॉक्यूमेंट क्या कहता है जी, डॉक्यूमेंट क्या कहता है? साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया गया जी। जब साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित कर दिया गया तो आबिदा सुल्तान कहां से आ जाएंगी पिक्चर? नहीं, 2015 में जो आया नया कानून केंद्र सरकार ने ही बताया, उसमें तो उन्होंने आबिदा को मान लिया। आबिदा को कैसे मान सकते हैं जी, जब वो नागरिक ही नहीं है, जब वो यहाँ से चली गई हैं और सरकार ने ही साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया है, तो अपने आदेश को पहले वो कैंसिल करें? कैसे कर सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से? नहीं हो सकता। जो वो आबिदा को माना और उनको मानते हुए चूंकि वो पाकिस्तान चली गई है, इसलिए उसके अधीन जितनी संपत्ति है यानी नवाब के, वो शत्रु संपत्ति है। जब वो नवाब ही नहीं है, जब वो नवाब ही घोषित नहीं है, तो किस तरीके से वो संपत्ति उनकी मान ली जाएगी? जी, अभी तो नवाब नहीं है ना, नवाब तो 62 में जो है साजिदा सुल्तान को घोषित किया गया नवाब। तो जब नवाब घोषित किया गया है, सरकार ने ही घोषित किया है मर्जर एग्रीमेंट के तहत, तो 1949 के मर्जर एग्रीमेंट के तहत, तो किस तरीके से आप आबिदा सुल्तान को जो है वो पिक्चर में लेके आ रहे हैं? आबिदा सुल्तान का तो वजूद ही खत्म हो गया वहां से, जब नवाब जो है साजिदा सुल्तान घोषित कर दी गई। वो सरकार ने घोषित किया, भाई हमीदुल्लाह खान ने थोड़ी घोषित किया है। तो शत्रु संपत्ति का मामला उस मामले बनता ही नहीं है मेरे नजर में। तो इसलिए जो है ये जो है, जब आप पहले जो है विरासत को तय होने दीजिएगा हाई कोर्ट से, कौन वारिस है कौन नहीं है, उसके बाद फिर जो है मामले को आगे बढ़ाइए। आप पहले से जो है आप भोपाल के हजारों लाखों लोगों को आप इफेक्ट कर रहे हैं। जो लोग जो है उन जमीन ऊपर रह रहे हैं, रजिस्ट्रियों से लाखों रुपए की रजिस्ट्रियों से खरीदी है, आज तो करोड़ों की संपत्ति हो गई है, वो संपत्तियों के ऊपर रह रहे हैं और खाली रह नहीं रहे, उनकी औलाद दर औलाद भी उसमें रह रही है। इतने कोई हिसाब जो है पूरा वो हो गया, बस गया, वो जगहों के ऊपर जो है वो मकानात बन गए हैं। तो आखिर में हजारों लाखों लोगों का जो है जो मामला है, इसको आप इस तरीके से गलत तरीके से जो है मान करके, और उसके बाद फिर आप किस तरीके से वो कर सकते हैं? इनका क्या होगा इन लोगों का, विचारों का? जी जी। इसलिए जो है ये जो है पहले हाईकोर्ट से जो मामले को तय होने दीजिएगा कि शत्रु संपत्ति कौन सी है, कौन सी संपत्ति किसकी है, उसके बाद फिर ये सब कुछ मामला सामने आएगा। और लोगों को जो है भोपाल के लोगों को किसी भी तरीके से इस मामले में तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो लोग रह रहे हैं आज वो बेचारे धड़कन में हैं। सरकार ने गलत अगर कुछ ऐलान कर दिया है तो उसको वो कौन, पब्लिक को वो कौन भुगतेगा? ये गलत आर्डर ही गलत है कि जो है वो आबिदा सुल्तान को मान लिया गया। क्यों मान लिया गया आबिदा सुल्तान को? जब आपने ही जो है साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया गया है, तो आबिदा सुल्तान कौन होती है उसमें? कानून तो केंद्र बनाता है, कानून बना कानून गलत बन गया वो।
सर किस तरीके से आबिद सुल्तान को आप रिकॉग्नाइज करना है जब वो यहाँ की है ही नहीं। और आपने ही जो है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है जब साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया है, तो फिर किस तरीके से आबिद सुल्तान को आप कर सकते हैं पिक्चर में छवानी जी की बात। मैंने केंद्र ने आपको नवाब घोषित किया, फिर केंद्र ने ही आपको नवाब से हटा दिया कि नहीं घोषित कर, जो वर्तमान में आदेश है वही मान्य होगा ना। नहीं हटाया, बिल्कुल। ये 71 का जो है वो प्रीव्यू पास खत्म करने का मामला है, उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं है था। ये गलत है बिल्कुल। 62 के बाद कोई आदेश नवाब घोषित करने का नहीं हुआ है। जी जगदीश जी संक्षेप में देखिए, मैं संक्षेप में एक बहुत स्पष्ट बात कह देना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले तो ये जो हमारे माने भोपाल के बासिंदा हैं जो जिनकी धड़कनें रुकी हुई है, ये बताइए ये कल किसी को बेचना चाहे, रजिस्ट्री बिल्कुल बेचने के लिए मैं उसके लिए बैठा हूं, मैं जवाबदारी रजिस्ट्री करेगा, मैं उसके लिए जवाबदारी लेता हूं। सरकार तो करने से रोक के दिखा दे। मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूं यहां से। उसका कारण ये है कि जब मर्जर एग्रीमेंट हुआ था वो नवाब भोपाल के बीच हुआ था। उनको शत्रु संपत्ति उनको शत्रु देश का नागरिक नहीं माना गया था जी। आबिदा सुल्तान के संबंध में भारत सरकार के शत्रु डिपार्टमेंट ने जो आदेश जारी किया वो अपने आप में निहायत ही अवैध है मेरी दृष्टिकोण में। कारण ये है कि वो सिर्फ संपत्तियों का ही शत्रु संपत्ति घोषित नहीं कर रहे। चलता रहेगा केस, नहीं, लेकिन तो यहाँ रजिस्ट्रार रजिस्ट्री रोक देगा। लेकिन मुझे एक आपत्ति इस बात पे भी है, क्या भारत सरकार भोपाल पर एक पाकिस्तानी नागरिक को नवाब के रूप में थोपने की कोशिश कर रही है क्या? तो ऐसी स्थिति में जहां तक लोगों की संपत्तियों को विवादित कर रहे हैं शत्रु संपत्ति के माध्यम से, मैं अपने पीड़ित पक्षकार की तरफ से पूरा भारत सरकार के सामने इस बात को रखूंगा। अपीलांड अधिकारी के समक्ष नवाब परिवार जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हाईकोर्ट ने उनको क्या रिलीफ दिया मुझे उसमें नहीं जाना। मैं तो पीड़ित पक्षकारों की तरफ से भारत सरकार के समक्ष रखूंगा, ये शत्रु संपत्ति का जो भूत और साया जो आपने खड़ा किया है इसको या तो वापस लें, और नहीं तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बुरी स्थिति के लिए जो यहां के नागरिक अपने अंदर जो गुस्सा भरे हुए हैं वो गुस्सा निकल के बाहर आ सकते। वो किस तरह आ जाएगा उसके लिए अब समय के हिसाब से करेंगे। पहले तो हम लिखित में सरकार को बोलेंगे कि आप अपना पहले वापस लीजिए। ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान के नागरिक को आप तो पहले ले लेते। नहीं तो अब चूंकि हम थोड़ी लड़ रहे थे कोर्ट में तो नवाब फैमिली लड़ रहा था। अगर हमको लड़ने का मौका मिलता तो हम वैसी बात रखते, और नवाब परिवार को ही मौका मिला है कि वो अपीलांट अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें। अभी तक प्रभावित पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं आया, जैसे ही नोटिस आएगा हम उस पर करेंगे। चलिए, नोटिस आ जाएगा फिर क्या करेंगे? हाई कोर्ट ही जाएंगे ना? नहीं, हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? हम अपनी तरफ से उसका जो एप्रोप्रिएट फोरम है वहां ये बात रखेंगे। हम पहले नोटिस अभी तो जिस तरह की बात आई है कि कलेक्टर को पहले स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो किस स्थिति में है। क्या उन्होंने कोई ऐसा आदेश पारित, उनके पास ऐसा कोई आदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया है कि सारी संपत्तियों के संबंध में दोबारा से एक दिशा निर्देश जारी करें? हाई कोर्ट गए इसीलिए है, उसमें स्टे था कि उन्होंने पहले जारी कर दिया था। माना कि वो जो पुराने आदेश थे वो बहाल हो चुके हैं, माना। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी डायरेक्शन शासन प्रशासन स्तर की तरफ से आ जाए, जिस दिन भी आएगा, यकीनन हम अपने पक्षकारों की तरफ से अपनी बात को बिल्कुल सबके सामने रखेंगे। उसका उनके गुस्से का इजहार सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन जगदीश जी, सवाल यह है कि जैसे अपने शाहनवाज साहब भी बोल रहे हैं कि भाई साजिदा सुल्तान जी को सरकार ने ही घोषित किया नवाब, फिर सरकार ने ही 2015 में जो आदेश माने केंद्र सरकार ही जो है उसमें आबिदा सुल्तान को मान रही है वो। तो सर, जिला अदालत के फैसले को क्या ओवररूल कर सकती है क्या सरकार? जिला अदालत का फैसला सरकार पर बंधनकारी है। सरकार का आदेश जिला अदालत पर बंधनकारी नहीं है। जिला अदालत ने नहीं माना है। तो हम यही कह रहे हैं, और लाखों परिवारों का मामला है ये जी, 2-4 लोगों का मामला नहीं है, या नवाब फैमिली के चंद लोगों की बंटवारे का मामला नहीं है। उनके कोर्ट के अंदर बंटवारा किस स्थिति में होता है, क्या होता है, हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है जिन लोगों की संपत्तियां उनके पास मालिकाना हक के रूप में दशकों से हैं और सब भारत के नागरिक हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उनकी संपत्ति को, जिनका कोई लेना देना नहीं है शत्रु देश से, उनकी संपत्तियों को आप शत्रु संपत्ति कैसे मान सकते हो आप? तो हम तो अपनी बात को अपने तरीके से रखेंगे। उसके लिए हम अपनी तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। महताब जी, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सरकार को अपने फैसले पर गौर करना पड़ेगा। जब उन्होंने आबिदा सुल्तान को खुद जो है मान लिया था कि वो पाकिस्तान चलेगी, वहां की नागरिकता ले ली है, इन सारी चीजों को जानने के बाद ही 1962 में सरकार ने साजिदा सुल्तान को नवाब भोपाल का उत्तराधिकारी माना। और उस उत्तराधिकारी को मानते हुए 2015 का जो जिस जजमेंट की बात जगदीश जी कह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप ओवररूल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो शत्रु देश के नागरिक नहीं है। उनके न्याय को, उनके अधिकार को आप ओवररूल नहीं कर सकते।
चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, शाहनवाज जी आपका, मेहताब जी आपका। लेकिन ये पचड़ा अभी सुलझा नहीं है, इसमें फिर आप लोगों के साथ एक आध और, अभी जैसा जगदीश जी ने कहा कि अभी 4-5 दिन बाद आपको बहुत सारी कुछ नई चीजें मिलेंगी, फिर हम लोग इस मुद्दे पे बैठेंगे, फिर हम हमारी भोपाल की जनता और प्रदेश की जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो भोपाल एक बड़ा शहर होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ऐसे में यहाँ भूमाफिया के होने से शायद किसी को इनकार नहीं होगा, और इस माफिया ने शहर में कितनी जमीनों पर अवैध कब्जे किए और उन जमीनों में कितनी जमीनें शाही औकाफ की हैं, ये कहना जरा मुश्किल होगा। जमीनी हकीकत यह है कि नवाब हमीदुल्लाह खान के किसी स्थानीय वारिस के न होने के चलते यहाँ विरासत की जमीनों में जो बंदरबाट हुआ वो किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। लेकिन अब सरकार उन जमीनों का अधिग्रहण करने जा रही है, तो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा संपत्तियों पर जिन लोगों को कब्जा है उनका क्या होगा? क्या वो लोग संपत्ति के मालिक कहलाएंगे? क्या वो अपनी संपत्ति बेच सकेंगे? शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद लोगों के पास क्या विकल्प रह जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकार इस मामले में आगे क्या कर सकती है? शायद आने वाला वक्त ही इन सवालों के जवाब ठीक ठाक से दे सकेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।